हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ GKPY की सीरीज़ पार्ट 3, जिसमें कि हम नए सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बेसिकली पहले लेक्चर में तो हमने सीजल मेंस का ही पूरा पेपर सॉल्व किया था और उसके थ्रू हम लोगों ने चीज़ें देखी थी, सारे क्वेश्चंस और उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और नए 20 क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट SSC के एग्जाम में पूछे गए। रही बात नोट्स की, तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि ये जिस PDF में या फिर PPT में पढ़ा रहा हूँ, इसका पूरा PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसके चाहें तो खुद से नोट्स बना सकते हैं, वेल एंड गुड। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, देन नोट्स सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अवेलेबल है परमार अकेडमी ऐप पे। कोर्सेज सेक्शन में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार। बाकी कैसे क्या नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश के भी हैं और हिंदी के भी हैं, दोनों के हैं। कैसे क्या नोट्स रहेंगे, ये नोट्स मैंने परमार SSC टेलीग्राम पे जो पहला लेक्चर था उसके फ्री में डाल रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगेन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जिसको लगता है कि भाई वो नोट्स नहीं बना सकता है, वर्किंग है फिर किसी और कारणवश, तो उसके लिए है ये, ठीक है। नहीं तो ये PDF जो है आपको ये तो मिलेगी ही, और बाकी आप खुद से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन विच 5-year प्लान वर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी दैट इज गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस वर डिक्लेयर्ड एज मेजर प्लान ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य घोषित किया गया था। थोड़ा 5-year प्लान पे डिस्कशन कर लेते हैं, या फिर इन जनरल हम पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडिया में प्लानिंग कब से स्टार्ट हुई। ठीक है, इंडिया में प्लानिंग कब से स्टार्ट हुई सबसे पहले, तो इसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं 1938 में, जब नेशनल प्लानिंग कमिटी बनती है इन 1938 बाई सुभाष चंद्र बोस। और इसके जो पहले चेयरमैन बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। उसके बाद 1944 में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट एकजुट होते हैं और एक बॉम्बे प्लान तैयार करते हैं। वो बॉम्बे में एक तरह से मीटिंग होती है और वहाँ पे एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रखते हैं इंडिया के लिए, उसको हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने सोवियत यूनियन, जो कि अभी जिसको हम रशिया के नाम से जानते हैं, वहाँ से हमने लिए ये 5-year प्लान का कॉन्सेप्ट, पंचवर्षीय योजना। यानी कि हम एक प्लान सेट करेंगे स्टार्टिंग ऑफ 5 ईयर में और उसको 5 साल में उसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि कितना हमने अचीव किया और कितना टारगेट रखा था उसके अगेंस्ट में। तो टोटल हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो 5-year प्लान चालू होते हैं 1951 से, और ये चलते हैं सन 2012 तक, जब मोदी गवर्नमेंट आती है। ठीक है, मतलब 2014 तक, 2012 में स्टार्ट होता है 12th 5-year प्लान, और 12th 5-year प्लान 2012 से 14, 2 ही साल तक चल पाता है। और जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है तो वो इसको रिप्लेस कर देती है नीति आयोग से। जो एक्चुअल में ये 5-year प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करती थी बॉडी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। ये जो योजना आयोग है इसको रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से। खैर, तो ये हमारे 5-year प्लान रहे टोटल 12। अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं, सारे 12 का डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग बेसिकली 5 का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ऐसे हम लोग आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 5-year जो प्लान था हमारा वो स्टार्ट होता है 1951 में, 1951 में, और चलता है 1956 तक। ये बेस्ड था हैरड डोमर मॉडल पे, बिकॉज एक हैरड डोमर हुए, उन्होंने ये पूरा मॉडल दिया था कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन, ये सारी चीज़ें कल हम लोग देख चुके थे, फर्स्ट में कौन था, सेकंड में कौन था, टिल 12 तक हम देख चुके थे, तो उसको रिपीट यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। रिपीट इन द सेंस मैं लिखने वाला नहीं हूँ, वैसे रिपीट तो मैं करूँगा कि फर्स्ट 5-year प्लान में जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर। ये हमने देखा था पहले 3 5-year प्लान में, पहले 3 पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और ये सीजल मेंस में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो टारगेट में अगर बात करें तो टारगेट 2.1% का रखा था, और अचीव यानी कि कितना अचीव कर पाए हम लोग, तो वो था 3.6% का। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे डैम बिल्ड किए, जैसे कि उनमें से एक था भाखड़ा नंगल डैम, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। भाखड़ा नंगल होगा, नागरा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो भाखड़ा नंगल डैम इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, और ये डैम जो है इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है। वैसे हाईएस्ट डैम हम टिहरी डैम को बोलते हैं जो भागीरथी रिवर पे है, लेकिन अगर हम बात करें हाईएस्ट ग्रेविटी डैम तो वो गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नंगल होगा। और एक और डैम है हमारा जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था 5-year प्लान के टाइम पे, महानदी रिवर पे, वो कौन सा डैम है, हीराकुड डैम। ठीक है, तो हीराकुड डैम भी हम लोगों ने, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सबसे लंबा बांध, उसको कंस्ट्रक्ट किया था। सेकेंड 5-year प्लान की अगर हम बात करें तो दूसरे के रिगार्डिंग ये ध्यान रखना है कि इसका जो गोल था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण करना था तुरंत, ये इसका टारगेट था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और इसका जो, और हाँ ये भी मतलब है कि जैसे ये मैं मानता हूँ कि अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो 60 to 70% चीज़ें, अब वो परसेंटेज डिपेंड कर सकता है, सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई मैं 70% इंग्लिश में बताता हूँ, 30% रफली हिंदी में बताता हूँ, तो हिंदी में कम यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए वो नोट्स
उन स्टूडेंट को भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स जो रहते हैं हिंदी वाले वो प्योर हिंदी में रहते हैं, वहाँ पे कुछ इंग्लिश में वो मतलब इंग्लिश में यूज़ नहीं हुआ होता। अब मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वो प्योर हिंदी में रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा टर्म आता है तो उसको मैं हिंदी में भी कम्युनिकेट करूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो। ठीक है, खैर, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ तो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाओ। वो पता है कौन बोलते हैं? वो साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनको ये लगता है जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना आपके साथ हिंदी में, वो भी मैं प्योर इंग्लिश में ही करूँ, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता। उनका कंसर्न भी जेन्युइन है, लेकिन इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि प्योर इंग्लिश में ही बोलूँ। क्यों? दो रीजंस हैं, एक तो बाकी नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, और दूसरी भाई हमारी भी अंग्रेजी इतनी खास है नहीं कि हम पूरा मतलब इंग्लिश में लपेट सकें। मतलब इतनी बेकार नहीं है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड में अगर बात करें, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टारगेट था, और पीसी महालनोबिस ने इसमें जो है अपना फ्रेमवर्क दिया था कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। पीसी महालनोबिस के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो वैसे आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं 29 जून को इनका बर्थ डेट होता है, और इसी दिन हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को। ठीक है, और इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बात अगर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो यहाँ पे 3 इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, फिर 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे। वो ध्यान रखिएगा कितने हुए थे, 3 सेटअप हुए थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। एक राउरकेला, ठीक है, ये कहाँ पे है? राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और भिलाई छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं। और ये किसके मदद से बनाया था? तो राउरकेला अगर बात करें, जर्मनी की मदद से। याद कैसे रखेंगे भाई? हमने जर्मनी के साथ केला खाया, यूके की हेल्प से दुर्गापुर बनाया, यानी यूके मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ दुर्गा पूजा करी, और रशिया के साथ मिल के यूएसए और पाकिस्तान की पिलाई करी। तो पिलाई से भिलाई वाला आप याद रख सकते हो, जो कि छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, और भिलाई आपका कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। 2 5 ईयर प्लान हो गए। यहाँ पे अगर टारगेट और अचीव की बात कर लूँ मैं, तो टारगेट यहाँ पे रखा था हमने 4.5% का, और जो अचीव हम लोगों ने किया दैट वॉज 4.27%। बढ़ते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान अगर बात करूं तो टाइम पीरियड देखिए, यहाँ पे 1951 से लेकर 56 तक पहला हो गया, देन 56 से लेकर 61 तक। ठीक है, सिंपल आपको 5 जोड़ते जाना है। ठीक है, एंड देन 1961 से लेके 1966 तक हमारा चला थर्ड 5 ईयर प्लान। कहीं कहीं पे लिखा रहता है ये गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, फिर गडगिल योजना भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में दैट वाज फोर्थ। तो अगर फोर्थ ऑप्शन में नहीं होता है, देन अगर आपसे पूछता है कि गडगिल मॉडल पे कौन सा बेस था, देन आप थर्ड वाला मार्क करिएगा। ठीक है, थर्ड में बस ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस थर्ड में ये है कि जो भी हमने टारगेट वगैरह सब सेट किए थे हम कुछ अचीव नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे टारगेट रखा था हमने 5.6% का, बट हम अचीव कर पाए मात्र 2.8%, एकदम आधा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमने काफ़ी वॉर्स झेले। 2.8% पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमने वॉर देखे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम अचीव नहीं कर पाए उतना जितना हमने टारगेट रखा था, आधा ही कर पाए। इसलिए 66 के बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आता है इमीडिएटली, और 1966 से लेके 1969 तक 3 सालों के लिए प्लान हॉलीडेज हो जाती हैं, यानी कि छुट्टी कर दी जाती है किसकी? पंचवर्षीय योजना की, उनकी। ठीक है, 5 ईयर प्लान की। इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 में, और चलता है 74 तक। ये गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, ये गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था। और यहाँ पे भी टारगेट जो रखा गया 5.6% था, और अचीव हमने किया, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 5.6% टारगेट था, और अचीव हमने किया 3.3%। अभी भी उतना कर नहीं पाया, और ये गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप बात करें ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फिफ्थ 5 ईयर प्लान होगा, और फिफ्थ के रिगार्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहीं पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, रुको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, ये आपका डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। डीपी धर जी ने इसमें अपना पूरा फ्रेमवर्क दिया था, तो डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था। यहीं पे आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी यहीं पे लॉन्च हुआ था, और इसका टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड था 1974 से लेके 78 तक। 4 साल ही क्यों रहा ये पंचवर्षीय योजना? ये तो 5 साल होना चाहिए, 74 से लेकर 79 तक, लेकिन 4 साल इसलिए रहा बिकॉज इसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई। और वो हम देखेंगे जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसके बाद रोलिंग प्लान आया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के इमीडिएटली बाद सिक्स 5 ईयर प्लान नहीं आया, बल्कि रोलिंग प्लान आया, बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो 2 साल तक रहा रोलिंग प्लान, बिकॉज उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस में जब चेंज हुई तो फिर इंदिरा गांधी जी आई, और इंदिरा गांधी ने आके फिर से सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है।
तो ये, और फिर हमें याद है कि 7th जब 5 ईयर प्लान आता है तो कौन प्राइम मिनिस्टर होते हैं? राजीव गांधी। जब 8th आता है तो पीवी नरसिम्हा राव। जब 9th आता है तो कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। देन 10th आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। 11th मनमोहन सिंह, 12th मनमोहन सिंह। ठीक है, इस तरह से हम लोग कल चीज़ें देख चुके हैं, तो ये सारा कुछ खत्म। सत्तरिया डांस फॉर्म इज फेमस इन विच ऑफ दी स्टेट? ये कहाँ पे सत्तरिया नृत्य शैली इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 क्लासिकल डांसेज हैं। 2 तरह के डांसेस होते हैं, एक क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है। क्लासिकल होता है कि भाई शास्त्रीय है और ये पर्टिकुलर स्टेट से एसोसिएटेड है और इसको करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप होते हैं। ऐसे नहीं किसी का मनाया और डीजे पे नाच लिए, होता है ना डीजे पे बस थोड़ा सा डीजे बजी और नाचने लगे, नागिन डांस करने लगे, ये वो, तो उनको हम फोक डांस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और हर एक स्टेट के बहुत सारे फोक डांसेस होते हैं, ढेरों फोक डांसेस होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन क्लासिकल डांस हर स्टेट का तो पहली बात नहीं है। ठीक है, हमारे 8 क्लासिकल डांसेज हैं 7 डिफरेंट स्टेट्स के। वो 8 कौन कौन से हैं वो अभी हम आगे आई थिंक क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सत्तरिया पे फोकस करेंगे, सत्तरिया के रिगार्डिंग चीज़ें देखेंगे। सत्तरिया इज़ वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेज और इसको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में या फिर लिस्ट में इंक्लूड किया गया था सन 2000 में। ये अभी जितने भी पेपर हुए हैं किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है ये कि सत्तरिया जो डांस फॉर्म है ये किस साल क्लासिकल डांस की कैटेगरी में ऐड हुआ है, तो सन 2000 में ऐड हुआ है। ये असम से संबंधित है। अब इसके रिगार्डिंग बाकी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सत्तरिया, इसको जो शंकर देव जी थे, ठीक है, गुरु शंकर देव, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने शंकर देव ने स्टार्ट किया था, ध्यान रखना। इनको गुरु भी माना जाता है, फादर ऑफ सत्तरिया भी माना जाता है। क्लियर। जो भावना और अंकिया नाट है, ये जो टर्म है एक तरह की कला है, ये जो कला इसमें प्रस्तुत की जाती है वो भी आपके सत्तरिया से संबंधित है। ठीक है, अंकिया नाट। और आपका क्या याद रखना है सत्तरिया से? सत्तरिया से ये ध्यान रखना है कि ये भगवान कृष्ण जी को डेडिकेटेड है ये। ठीक है, और इसके 2 एक्सपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ। 2 इसके एक्सपोनेंट हैं, जतिन गोस्वामी एंड शरोदी सैकिया। ठीक है, ये 2 अभी के लिए आपको याद रखने हैं। धीरे धीरे हम लोग सब याद कर लेंगे। ठीक है, शरोदी सैकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिएंडर पेस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? किस खेल से इनका संबंध लिएंडर पेस? अब ये एक्चुअली पता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने रिप्लेस किया है, यहाँ पे कोई और था, मतलब स्पोर्ट पर्सन जो हमारे लिए अभी यूज़फुल नहीं है। ठीक है, हाँ, लिम्बा राम जी थे जो आर्चरी से संबंधित हैं, तीरंदाजी से। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर लिएंडर पेस रखा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने दिसंबर के करंट अफेयर फिनिश किया और वहाँ पे हमने लिएंडर पेस के बारे में पढ़ा है कि ही हैज़ बिकम दी फर्स्ट, नॉट इंडियन ओनली, फर्स्ट एशियन जिनको कि इंटरनेशनल जो टेनिस फेडरेशन है उसके हॉल ऑफ फेम में इनको इंक्लूड किया गया है। तो पहले एशियन बने हैं। और ये किससे संबंधित है? इनमें से किसी में नहीं। बैडमिंटन 2 हो गया, यहाँ पे टेनिस होगा। ठीक है, यहाँ पे टेनिस कर लो, टेनिस ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, टेनिस। और इनको प्लस एक और हमारे हैं, उनका नाम है विजय अमृतराज, जो कि फोटोग्राफर हैं एक तरह से, उनको इंक्लूड किया गया हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, अमृतराज। इनको कंट्रीब्यूटर की कैटेगरी में और इनको प्लेयर की कैटेगरी में। अच्छा, हम लोगों ने जो और भी पढ़े हैं दिसंबर मंथ में उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने कोनेरू हम्पी के बारे में पढ़ा। कोनेरू हम्पी, अभी कोनेरू हम्पी क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि पहली बात तो हमारे इंडिया में अभी 3 विमेन ग्रैंड मास्टर है, उनमें से एक ये हैं और एक हमारी जो आर प्रज्ञानंद है उनकी सिस्टर हैं। तो कोनेरू हम्पी जो हैं, एक तो पहली बात ये पहली विमेन बनी थी इंडिया में, पहली विमेन चेस प्लेयर बनी थी जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट जीता था 2019 में, और अभी फिर हुआ 2023 में, जिसमें ये फाइनली गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, सिल्वर मेडल ये लेके आई हैं, वो भी कम नहीं अपने आप पे। ठीक है, तो ये सिल्वर मेडल के लेके आई हैं। रशिया के एक प्लेयर हैं और जिनका नाम है अनस्तेशिया बडनारुक, उन्होंने इनको हराया है। और मेल कैटेगरी में किसने जीता है? मेल कैटेगरी में जीता है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के प्लेयर है, मैग्नस कार्लसन। और भी हमने कुछ प्लेयर के नाम पढ़े हैं, अगर आपको याद हो, हार्दिक सिंह। जल्दी से रिकॉल करिए कि किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। हार्दिक सिंह हो गए और सविता पूनिया जी हो गई हमारी। ठीक है, सविता पूनिया। तो ये किससे एसोसिएटेड हैं? ये हॉकी से हैं। क्यों? क्योंकि इनको अभी जो FIH, दैट इज़ इंटरनेशनल हॉकी जो फेडरेशन है, उसने इनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया है सविता पूनिया, और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हार्दिक सिंह को दिया है। ठीक है, बिकॉज फीमेल जो हमारी टीम है उसकी हॉकी टीम, उसकी गोलकीपर है सविता पूनिया जी और वाइस कैप्टन है हार्दिक सिंह। अच्छा, एक और हमने प्लेयर पढ़ा, सौरव कोठारी। ये ज़रा बताइए किससे एसोसिएटेड है कमेंट में। सौरव कोठारी, तो ये हमारे स्नूकर से जो पहली नेशनल सीनियर स्नूकर चैंपियनशिप हुई है उसको जीता है सौरव कोठारी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम A एंड कॉलम B? तो हमारी जो अर्थ है ना, पृथ्वी, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है।
ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये ऊपर है सबसे क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, मैंटल है बीच वाली, और सबसे अंदर वाली है कोर। क्रस्ट, मैंटल, कोर। ठीक है, तो क्रस्ट में ये परसेंटेज पूछ रहा है कि भाई कितना क्या मटेरियल है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसे ये क्रस्ट को आप मिला लेंगे, ठीक है, क्रस्ट हो गया, और अपर पार्ट, ये जो अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल, इसको आप मिला लेंगे तो ये बना देता है लिथोस्फियर। ध्यान रखना, वैसे तो हम आगे और भी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और यही लिथोस्फियर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जापान में भी भूकंप आया है। तो क्यों भूकंप आता है, वैसे तो इंस्टाग्राम पे जो लोग कनेक्टेड है उनको एक रील मिलेगी, ठीक है, वो ऐसे जो भी इंस्टाग्राम पे चीज़ें आती हैं मैंडेटरी नहीं होती हैं, ठीक है। और ये कभी मत सोचा करो कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो उसको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ वो वैल्यू एड ऑन करेगा और आप उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो ही उसको फॉलो करिए, नहीं तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि करना ही है फिर नहीं करना है। दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी जापान में भूकंप आया 7.6 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे। तो वैसे तो हम लोग इंस्टाग्राम पे एक रील में अपलोड करूँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ओरिजिनेट होता है। बाकी हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे और तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं जो स्लाइड होती हैं, जब स्लाइड करती हैं तो भूकंप आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज, इसको याद करने की ट्रिक है ओ सियाल, जैसे बोलते हैं ना ओ राधा ओ ठीक है, इस तरह से हम किसी को पुकारते हैं ना, जैसे पुरानी फिल्मों में ओ राधा आ जा तू आ जा, ठीक है, इस तरह से। तो ओ सियाल करके ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब ये सबको याद है, ठीक है, जो पहले पीवाई की सीरीज करके गए थे उन सबको याद होगा। मैंने परसेंटेज शायद नहीं बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अगर नहीं भी बताया था ना तो भी हो सकता है। कैसे, ये ऑर्डर यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, देन सिलिकन है, देन एल्यूमिनियम। तो भाई सब ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन का होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला परसेंटेज है 28%, वो सिलिकन का होगा। और उसके बाद वाला जो है 8% वो एल्यूमिनियम का। ख़त्म हो गया, CBA कहाँ है, ख़त्म, ठीक है। परसेंटेज नहीं भी पता था तो भी आ गया, ओ सियाल बस याद रखना। Fifth question. In July 1968, Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded impressive strides of the Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled. तो एक स्पेशल स्टैम्प निकाला था 1968 में। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 2023 में पूछा गया, अभी कुछ ही महीने पहले एक एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक स्टेनो वगैरह में, ठीक है। और इसको 2021 में सीजीएल में पूछा गया था, लेकिन उसमें उसने पूछा था ईयर, डैश कर दिया था ईयर को, और यहाँ पे मतलब वीट रेवोल्यूशन लिख दिया था, बस इसको डैश कर दिया था 1968 को, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, 1968 में स्टैम्प निकाला था और वीट रेवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि 1965 में इंडिया ने हरित क्रांति देखी थी, यानी एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था हमने ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि हम अभी तक PL480 जो एक वीट की वैरायटी होती है, PL480, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, वीट की वैरायटी होती है, CPO में क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक, ठीक है। तो ये वीट की वैरायटी होती है CPO फिर स्टेनो में, तो इसको हम इंपोर्ट करते थे USA से। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, जैसे हाई ईल्ड वैरायटी सीड का यूज़ करते हैं। ये क्या HYV का फुल फॉर्म भी पूछ लेते CGL 2022 में। हाई ईल्ड वैरायटी सीड होती है कि आपने डाला और बहुत ज़्यादा उससे आपको अनाज पैदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाई ईल्ड वैरायटी, ठीक है। और यहाँ पे हम और भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि बोरवेल्स वगैरह सारी चीज़ें। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में हमने इंट्रोड्यूस किया, और ये जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म, इसको दिया था विलियम गॉड ने, ठीक है। विलियम गॉड ने ये टर्म दिया था। सबसे पहले ये एक तरह से मेक्सिको और USA में स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं वर्ल्ड में, अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉ। अगर इसके पिता की बात करें हरित क्रांति के, तो नॉर्मन बोरलॉ को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है विश्व में। लेकिन अगर इंडिया में बात करें, ठीक है, इन इंडिया, तो ये कंसिडर किया जाता है MS स्वामीनाथन, जिनकी अभी हाल ही में डेथ भी हुई है, ठीक है, MS स्वामीनाथन। क्योंकि उस समय सिर्फ यही थे जिनको इतनी मतलब इसके बारे में नॉलेज थी, तो इन्हीं को ही मतलब इन्हीं से ही सारी चीज़ें पूछी गई, तो इन्हीं को हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हरित क्रांति का संबंध किससे है। पहली बात तो फूड प्रोडक्शन से संबंधित है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध फूड प्रोडक्शन से है। हमें क्यों लाना पड़ा, बिकॉज हम अभी वीट इंपोर्ट कर रहे थे USA से। कौन सी वैरायटी, PL480। फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस की, HYV सीड, हाई ईल्ड वैरायटी सीड, 1965 में। कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा होगा इस समय पे, तो इस समय में थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है, बिकॉज 66 में थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था और जब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। टर्म किसने दिया ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, विलियम गॉड ने। और इनके फादर किसको कंसिडर करते हैं, तो आप पहले पूछो कि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं फिर इंडिया की। अगर वर्ल्ड की बात हो रही है तो नॉर्मन बोरलॉ, और अगर इंडिया की बात हो रही है तो MS स्वामीनाथन। आगे की चीज़ें बाकी में देखेंगे कि भाई सबसे पहले वीट रेवोल्यूशन का फ़ायदा किन स्टेट्स को मिला और सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग alternatives on the basis of the given statements on the drainage system of Harappan civilization,
ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं कि इन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज द हाउसेज हैड ओपन ड्रेनेज सिस्टम आउटसाइड इन दी Harappan civilization, water and garbage used to drain out from the drains located outside the house and go on to the main underground drain. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या, एकदम बेसिक से। तो ये ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की बात है, जब ये एक तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन मानते हैं कि वो रीजन में आया। लेकिन अभी एक नया कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ फाइंडिंग निकालनी कि नहीं, ये तो और भी बहुत पुराना है, तो उस पर भी हम नहीं जाएंगे। जो बुक्स पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी पे, उस पर हम जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ईसा मसीह से जन्म से 2500 साल पहले, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब मैं BC लिखूँ तो उसका आप गलत अर्थ ना निकालें। उसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है जब भी ईयर के आगे BC लगा होता है उसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट की उतने साल पहले, उनके जन्म से इतने साल पहले। ठीक है, तो 2500 BC से लेके 1750 BC तक का टाइम पीरियड है जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को मानते हैं कि इस टाइम पे ये सिविलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, इंडिया और पाकिस्तान और थोड़ा सा पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाले रीजन में। क्लियर। और इसको हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी बहती है। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पूरे सिविलाइजेशन में जो पहली साइट मिली वो हड़प्पा ही थी। ठीक है, वो पहली हड़प्पा ही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अभी क्या हो कि एकदम सब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, ठीक है, सब लोग मर जाएं मान लो, ठीक है, भगवान ने करे ऐसा, लेकिन फिर भी मान लो, मानने में क्या जा रहा, तो मान लो ऐसा हो गया, ठीक है, कि पूरी धरती, मतलब वो धरती नहीं खत्म इन द सेंस कि सारे लोग मर गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे फिर से लाइफ इमर्ज करती है, आज से 500, 1000, 2000 साल बाद। ठीक है, तो फिर कोई यहाँ पे इंडिया में आएगा, अच्छा ये कंट्री हो रहा करता होगा इंडिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ हमें लिटरेरी एविडेंस हो सकता है मिल जाए, फिर यहाँ पे हो सकता है मिल जाए नरेंद्र मोदी लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलने लगेंगे, नरेंद्र मोदी का ये किला था इस तरह से। ठीक है, या फिर राहुल गांधी चलो लिखा मिल जाए तो राहुल गांधी का किला, या फिर मान लो कि यहाँ पे इनको पहली जो साइट है वो डिस्कवर इन्होंने कर ली कानपुर, तो उसका पूरा नाम रख देंगे कानपुर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो पहली साइट डिस्कवर होती है उसी के नाम पे पूरे सिविलाइजेशन का नाम पड़ जाता है, तो इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि इंडस रिवर ये है, तो हड़प्पा इज जस्ट अ साइट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें, कि इसके नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट साइट हैं कौन सी। तो नॉर्दर्न मोस्ट अगर बात करेंगे तो मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में। ईस्टर्न मोस्ट अगर बात करें आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ती है, यूपी में। और अगर वेस्टर्न मोस्ट बात करें सुक्ता गंडौर, ठीक है, सुतका गंडौर, ठीक है, और ये है अफ़गानिस्तान में। और अगर हम बात करें सबसे सदर्न मोस्ट, ये है दैमाबाद, ये पड़ती है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसकी अभी के लिए सिर्फ आपको ये एक्सट्रीम पॉइंट्स याद रखने हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कौन सा टाइम पीरियड है इसका, ये सारी चीज़ें अभी के लिए सिर्फ याद रखनी है। बाकी किस साइट में क्या कैसे मिला वो देखेंगे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग एक और चीज़ याद रख लो कि इसको हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि कांस्य युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग कांसे का प्रयोग करते थे, ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज क्या होता है, एक मिश्र धातु होती है, एक एलॉय होता है जो कॉपर यानी कि तांबा और टिन से मिल के बनता है। तो ये कॉपर उठाते थे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे खेतरी माइन है, या जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जोधपुरा गणेश्वर कल्चर, अहर बानस कल्चर, कयाथा कल्चर, ये हैं हमारी चैल्कोलिथिक साइट्स। ये हैं ताम्र जो युग की साइट्स हैं वो हैं ये। और यहाँ से ये लोग कॉपर लेते थे बिकॉज हमें पता है कि खेतरी माइन है, यहाँ पे खेतरी माइन है कहाँ, राजस्थान में। मलज खंड है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से इनको तांबा मिल जाता था, अफगानिस्तान से उठाते थे टिन और मिला देते थे कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अर्बन सिविलाइज थे। अर्बन सिविलाइज का मतलब ये है कि लोग शहरीय थे। अब ये हमें कैसे पता चला कि शहरीय थे, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा तगड़ा था। जैसे कि घर है, ठीक है, घर से यहाँ से वो जा रहा ड्रेनेज और यहाँ से नाली जा रही है और यहाँ पे बीच बीच में मैनहोल बने ताकि अगर कुछ क्लॉगेज, मतलब इस तरह से क्लॉट हो जाए, फिर फंस जाए तो फिर उसको वहाँ से साफ़ किया जा सके, तो इस तरह से था। इन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज़ हाउसेज हैड ओपन ड्रेनेज सिस्टम आउटसाइड, तो ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, क्लोज था, तो ये गलत हो जाएगा। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज टू ड्रेन आउट फ्रॉम द ड्रेन्स लोकेटेड आउटसाइड द हाउसेज एंड गो इन टू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन। बिल्कुल, तो बाहर ड्रेन लोकेटेड होता था, ये नाली जो मैं बोल रहा हूँ ड्रेन है, ठीक है, और एक मेन ड्रेन होगा, एक नाला, ठीक है, तो वहाँ पे वो कनेक्टेड रहता था। तो ये आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर्ट्स इज पॉपुलराइज बाई दी उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी। तो उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी एक तरह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये पूछ रहा है आपसे। सहनाई नहीं, सहनाई के रिगार्डिंग हम याद रखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है, उस्ताद
बिस्मिल्लाह खां का नाम आप याद रखिएगा। संतूर से अगर हम बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, इनके बेटे राहुल शर्मा, ठीक है, राहुल शर्मा, भजन सापोरी, ये सब आपके संतूर से रिलेटेड हैं। आंसर इसका तबला होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी से तबला से रिलेटेड है इन्हीं के बेटे, उनका नाम है जाकिर हुसैन, जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो अभी 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, ठीक है। अब भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन पद्म उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, भारत रत्न में मिला है। भारत रत्न सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे विभूषण, उसके नीचे भूषण और उसके नीचे श्री। तो अगर बात करें पद्म भूषण तो ये इनको मिला है 2002 में। और अल्लाह राखा कुरैशी की, इन शॉर्ट जिनको हम अल्लाह राखा के नाम से जानते हैं, इनको सिर्फ पद्मश्री ही मिला है, और वो पद्मश्री मिला है इनको 1977 की डेथ हुई थी सन 2000 में, ठीक है। फ्लूट से अगर बात करें तो एक नाम आपको याद रखना है अभी के लिए, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। फ्लूट मतलब बांसुरी, तो भाई चौरस हरिप्रसाद, हरि का मतलब भगवान, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना इस तरह से, तो हरिप्रसाद चौरसिया आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, the government fulfilled the constitutional obligation stated in article which? 73वां संविधान संशोधन। अभी संविधान संशोधन करता कौन है? ये करता है देश का जो संसद होता है, पार्लियामेंट। इसका मतलब होता है कि कोई चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना, जैसे कि कोई चीज़ है उसको हटाना, कोई चीज़ को जोड़ना, बदलना, ठीक है। और ये अमेंडमेंट जो है पार्ट नंबर, भाग नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमने लिया कहाँ से, किस कंट्री से? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की प्रणाली ली है, बात खत्म। और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ अमेंडमेंट? अमेंडमेंट दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 368, अनुच्छेद नंबर 368। तो ये करते हैं। अब जब 73rd अमेंडमेंट हुआ तो उसके थ्रू क्या हुआ, 1992 में हुआ, और उसके तहत पंचायत को सेटअप करना, 3 टीयर पंचायत को, यानी 3 स्तरीय पंचायत को लागू करना, प्रणाली को लागू करना, ये हर राज्य के लिए मैंडेटरी हो गया। और 1993 24 अप्रैल 1993 को ये एनफोर्स हुआ, ये अमेंडमेंट 73 नंबर वाला 1992 को हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कब इंप्लीमेंट किया गया? 24 अप्रैल 1993, जिसके तहत पंचायती राज सिस्टम को सेटअप करना मैंडेटरी किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज डे मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस आर्टिकल को फुलफिल किया हमने इस अमेंडमेंट को करके? तो आर्टिकल नंबर 40 जो ये बोलता है स्टेट को, अब डीपीएसपी क्या है यहाँ पे लिखा होगा ना, नहीं लिखा है, तो ये हमारी डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पे स्टेट को डायरेक्शन मिले हुए हैं, यानी कि आप ये करो, सरकार को निर्देश मिले हुए, ये करो सारी चीज़ें। तो 40 में लिखा हुआ कि पंचायत को सेटअप करो। अब मैं ओरली बता देता हूँ 41 में क्या, 42 में क्या, 43 में लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये डीपीएसपी का क्वेश्चन नहीं है, जब आएगा तो वहाँ देखेंगे। 41 में दिया हुआ है कि टू सिक्योर राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का अधिकार, ठीक है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये इसमें लिखा हुआ है। 42 की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है टू इंश्योर ह्यूमेन वर्क कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि जो एक तरह से सही काम करने की कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे भी वर्कर काम कर रहे हैं। और 43 में है लिविंग वेज सिक्योर करना है, यानी कि जीने योग्य पैसा देना है सबको, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तो हम लोग अभी नहीं तो अभी पॉलिटी भी आज से हम लोग पॉलिटी का स्टार्ट कर चुके हैं, और जल्दी हम लोग देखेंगे क्या डीपीएसपी का भी लेक्चर आएगा, तो वहाँ पे इसीलिए मैंने फ्री कर रखे हैं यूट्यूब पे लेक्चर, ताकि अगर आपको कुछ भी देखना है तो देख सकते हो। तो वहाँ पे मैं स्टोरी के थ्रू सारे डीपीएसपी आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो 73rd अमेंडमेंट ने और क्या किया था, तो 73rd अमेंडमेंट ने पार्ट नंबर 9 यानी कि भाग नंबर 9 को जोड़ा था संविधान में, पार्ट नंबर 9। और कौन कौन से आर्टिकल्स को जोड़ा था? तो अनुच्छेद नंबर 243 से लेके 243O तक जो है इन्होंने जोड़ा था, सारी चीज़ें एड ऑन करी थी। और एक एक आर्टिकल हम आगे देखेंगे कि किसमें क्या है। तो ये जोड़े थे आर्टिकल। और अगर हम बात करें तो शेड्यूल जोड़ा था, और शेड्यूल था आपका 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची को जोड़ा था हमारे संविधान में। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? 66, 72, 62 या फिर 52? तो 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 76 बोलता है कि एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, यानी कि एक महान्यायवादी होना चाहिए। 72 क्या बोलता है? 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करता है, यानी कि जो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति होती है, पार्डनिंग पावर ऑफ
प्रेसिडेंट, उसके बारे में बात करता है, और आर्टिकल नंबर 66 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं। और कल गलती से मैंने प्रेसिडेंट की लिस्ट बता दी थी वाइस प्रेसिडेंट की जगह, तो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन थे, दूसरे जाकिर हुसैन थे, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं। तो 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा। तो कोई भी अगर एक्स ऑफिशियो का मतलब ये है कि अगर कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा तो वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ये है 64 वाला। 65 है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग सर्टेन कंडीशन। तो कुछ कंडीशन है जहाँ पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, और जब ये काम करेगा तो ध्यान रखना वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं एक्ट करेगा। जैसे कि अगर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की मान लो डेथ हो गई सडनली, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो उस केस में वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं है, ध्यान रखना, वो फिर प्रेसिडेंट ही है पूरी तरह से, लेकिन टेम्प्रेरी रहेगा। यहाँ पे 66 में दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात हम करें तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन हिस्सा लेता है, यानी कि कौन कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो ऑल एमपीज यानी कि सभी सांसद हमारे, चाहे वो इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, चाहे निर्वाचित हों चाहे नामित हों, सारे लोकसभा और सारे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और यही ऑल एमपीज ही प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को हटाने का भी काम करते हैं, जिसको हम किसी और क्वेश्चन में डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, टर्म कितना होता है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का? तो टर्म होता है 5 साल का, 5 ईयर्स का इनका टर्म होता है। ओथ और अफर्मेशन अगर बात करें तो इनको कौन शपथ दिलाता है? तो शपथ इनको दिलाने का काम करता है हमारा प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल नंबर 69 में। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ याद कर लिए। जैसे 63 में बोलता है एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, 66 में इलेक्शन याद कर लो, और 69 में ओथ याद कर लो। बाकी के अपने आप ही रिलेट करके एलिमिनेशन से कर दोगे क्वेश्चन, सारे रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज दी ऑथर ऑफ महाभाष्य? महाभाष्य के लेखक कौन थे? बाना, पनिनी, पतंजलि या फिर कौटिल्य? तो पनिनी की बात करें तो इन्होंने एक ग्रामेटिकल बुक लिखी, ग्रामर ट्रिटीज जिसको बोलते हैं, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी इन्होंने जो है किताब लिखी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर रही है, ग्रामर पे बुक है, और किसमें? संस्कृत में लिखी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। पतंजलि की अगर बात करें तो इन्होंने महाभाष्य लिखी है, और पतंजलि ने हम लोगों ने देखा था कि 2, अभी तो नहीं देखा है खैर, अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए थे, ठीक है। अश्वमेघ, जिनको अश्वमेध बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे, किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र शुंग वही है जिसने मौर्य वंश के आखिरी रूलर बृहदरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी, और इसी का बेटा था बृहदरथ। इसी का बेटा था कौन? ये बृहदरथ लास्ट मॉडर्न रूलर है, और इसी का बेटा है अग्निमित्र, जिसपे कि अग्निमित्र जो हमारे कालिदास हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी मालविका अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र की वो लव स्टोरी है, ठीक है। पतंजलि को जो है हम योग फिलॉसफी, जो हिंदुइज्म में हमारी कई फिलॉसफी होती हैं, कन्नड़ फिलॉसफी, ठीक है, वैशेषिका फिलॉसफी हो गई, ठीक है, और उत्तर मीमांसा हो गई, पूर्व मीमांसा हो गई, तो ऐसे एक योग फिलॉसफी है जो कि पतंजलि ने दी थी। कौटिल्य की अगर बात करें तो कौटिल्य की ही मदद से चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, उन्होंने लास्ट नंदर डायनेस्टी के रूलर धनानंदा को हराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं की सहायता से धनानंदा को हरा के मौर्य वंश की स्थापना जो है करी थी। और अगर हम कौटिल्य की बात करें तो इनके और नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य, और इनकी एक किताब है जिसका नाम है क्या? अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, अभी धीरे धीरे आगे पूछने वाला सिलसिला भी शुरू होगा, तो इस वजह से अच्छे से चीज़ें करते रहे। पद्म भूषण गुरु वेम्पाती चिन्ना सत्यम इज renowned फॉर हैविंग ट्रेंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? पद्म भूषण गुरु वेम्पाती चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। तभी मैंने आपको बताया था भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 क्लासिकल डांसेज हैं, तो उनमें से 4 ही आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। ओडिसी उड़ीसा से बिलोंग करता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथक उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। ऐसे ही आपका है कथक कली, 5वां हो गया। मोहिनी यट्टम 6ठा हो गया। 7वां हो जाएगा आपका सत्तरिया, ठीक है, एंड 8वां हो जाएगा आपका मणिपुरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कथक कली कहाँ से है, कथक कली है आपका, कथक कली है और मोहिनीअट्टम दोनों ही केरल से हैं, दोनों ही केरल से। सत्तरिया है आपका असम से,
और मणिपुरी है आपका मणिपुर से। और अगर बात करें एक्सपोनेंट्स की, तो यहाँ पे अब ध्यान रखना, मैं एक्सपोनेंट में मैं नहीं करवाऊंगा। जो भी एक्सपोनेंट आपको चाहिए, जैसे अब कुचिपुडी है, मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आपका ये है कि मैंने शॉर्ट वीडियोस डाल रखे हैं, आप सर्च करना यूट्यूब पे कुचिपुडी एक्सपोनेंट्स ट्रिक परमार, ठीक है। आपको एक वीडियो शॉर्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने कुचिपुडी के सारे एक्सपोनेंट, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक बताई है कि जिसका भी सर नेम रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुडी से ही रिलेटेड होगा। जैसे कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, ठीक है, पद्मजा रेड्डी। तो जिसके सरनेम में भी रेड्डी दिख जाए वो आपका कुचिपुडी से ही रिलेटेड होगा, जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। क्लियर ये चीज़? तो आप वहाँ पे सर्च करना और आपको सारे एक्सपोनेंट आपको वहाँ, चाहे ओडिसी का देखना, ओडिसी देख सकते हो, भरतनाट्यम के सारे हैं, कथक के सारे हैं, कथकली के सारे, मोहिनीअट्टम के सारे हैं। सत्तरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो सबके हैं। सत्तरिया के में ज़्यादा है नहीं, जैसे अभी मैंने आपको सत्तरिया के बताए थे, एक तो जतिन गोस्वामी, शरोदी सैकिया, बस एक दो और हैं, ठीक है। तो ये सारे पड़े हुए हैं, तो रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं। इन वॉट कंडीशन डज दी बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक द एक्चुअल इंट्रेंसिक फैक्टर प्रोटीन और द सेल्स इन आर स्टमक लाइनिंग दैट मेक इट। तो जैसे हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये स्टमक है हमारा, तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, किससे? परनीशियस एनीमिया से, जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होती है। परनीशियस एनीमिया की अगर हम बात करें तो इसको हमने एलिमिनेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 6x6x6 स्ट्रैटेजी को जो है अपना रखा है। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि इसका संबंध किससे है 6x6x6 स्ट्रैटेजी का, तो परनीशियस अनीमिया से है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स कम अंडर द डैश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, सर्वोच्च न्यायालय के किस जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो ये आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे कि अगर मान लो 2 राज्य लड़ जाएं, यूपी और बिहार लड़ जाएं, यूपी और मान लो एमपी लड़ जाएं, ठीक है, एमपी से क्यों ही लड़ेंगे दोनों जगह बीजेपी है। तो मान लो ऐसे स्टेट के बीच में लड़ाई होती रहती है, या फिर यूनियन और स्टेट लड़ जाए, यानी कि केंद्र हो एक साइड और एक साइड कोई राज्य हो, या फिर ग्रुप ऑफ राज्य हैं, ठीक है, या फिर यूनियन है और उसके साइड मान लो कि 1-2 स्टेट है, मान लो यूपी एमपी इसके साथ, और दूसरी साइड मान लेते हैं कि केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है, ये दूसरी साइड है। जब ये लड़ जाते हैं आपस में तो सुप्रीम कोर्ट ही इनका निपटारा कर सकता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल नंबर 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव इन नेचर भी। एक्सक्लूसिव जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये है कि सिर्फ, जैसे बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव सेल है, मतलब सिर्फ यही मिलेगा। जैसे कि होता था ना Xiaomi का जो फ़ोन था पहले, अभी तो पता नहीं, लेकिन तो फ्लिपकार्ट पे ही सेल लगती थी उसकी, आई थिंक 12 बजे कुछ लगती थी, क्योंकि मैंने भी खरीदा था सेल पे। तो भाई साहब 1 मिनट में बिक जाता था, क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी पे बिकता था, अमेजोन के पास ये राइट्स नहीं थे। तो इस ऐसे ही ये इसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ही डील कर सकता है ऐसे मैटर से, हाई कोर्ट या फिर कोई अदर कोर्ट नहीं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 143 अनुच्छेद नंबर 143, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, वो एडवाइस ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। 2 मैटर्स पे, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सिर्फ मैं बोलूँगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपके एसएससी एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं आया है, आएगा भी तो मुझे लगता है सीजल मेंस वगैरह में आ सकता है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ये है कि प्रेसिडेंट 2 मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस लेने जाता है। एक तो है एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, या फिर जनरल मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है कुछ। तो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले के केस में सुप्रीम कोर्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको एडवाइस देनी ही देनी, लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वाला अगर मैटर है तो आपको प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। एंड कुछ भी एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, इस पर बाइंडिंग नहीं है। कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि एडवाइस इस पर बाइंडिंग यानी बाध्य है, तो आपको मानना है, अगर आपको नहीं पता है, पूरी तरह से श्योर नहीं है, तो ये मानना है कि वो बाध्य नहीं होगी। अगर आपको गेस लेना है तो बता रहा हूँ मैं। एपेलेट जुरिस्डिक्शन यानी अपीलीय न्यायाधिकार की बात करूं तो 131, 132 और 133 ये बात करते हैं अपीलीय न्यायाधिकार की। और जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल नंबर 32 में है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 में है। और हाई कोर्ट का अगर बात करूँ उच्च न्यायालय का तो 226 इसमें है, ठीक है। और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, हार्ट एंड सोल। चलो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने पूछा था? और एक हिंट भी आपके लिए छोड़ जाते हैं। हिंट ये है आपके लिए, बिकॉज अभी आपने लेटेस्ट में कुछ लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो पूना पैक्ट आपके लिए हिस्ट्री है, ठीक। चलिए आगे, मतलब हिंट है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ओरिजिनल किस आर्टिकल में, और रिवाइजरी किस में, अपीलेट किस में है, रेट किस में है, किस आर्टिकल में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है। ओरिजिनल वाला तो सब कुछ क्लियर हो गया, रेट को अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब रेट पे कोई क्वेश्चन आएगा। तो अपीलेट में भी बस आर्टिकल याद रखना होता है, और एडवाइजरी में भी जितना मैंने बता दिया उतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। लेकिन रेट में भी हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है।
भारत के योजना आयोग के अनुसार राज्यों में के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, यानी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बीपीएल, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो वैसे अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज मध्य प्रदेश है, और अगर एब्सोल्यूट सेंस में बात करूं, एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग 2011 की जनगणना के अनुसार बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। और अगर परसेंटेज निकाल लूँ तो एमपी सबसे टॉप पे निकल के आएगा। अब ना तो यूपी है यहाँ पे, ना तो एमपी है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे परसेंटेज यानी प्रतिशत सर्वाधिक के बेसिस से पूछा है, और जब भी प्रतिशत के बेसिस से पूछता है तो वहाँ पे चांसेस यही होते हैं कि कोई छोटा सा स्टेट होगा। गुजरात रिलेटिवली बड़ा स्टेट है और यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते हैं। केरल को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि केरल में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग गरीब नहीं होते हैं, ठीक है, इन जनरल। गुजरात में भी अच्छा खासा धंधा चलता है लोगों का। तो आंसर यहाँ पे या तो ऑप्शन ये दोनों आप फंसते हो, सही आंसर होगा यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 15th, which unsaturated aliphatic hydrocarbon composed of 20 carbon atoms is used to make candles and paraffin wax with solar energy, solar capacity? इसका आंसर क्या होगा? 20 कार्बन की यहाँ पे बात हो रही है, 20 कार्बन्स। ऑक्टेन तो हो नहीं सकता, ये सबको पता है भाई। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8, तो ये 8 कार्बन होंगे। नॉनेन का मतलब होता है 9, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ना कि मेथेन का मतलब होता है, मेथ का मतलब 1, मेथेन, एथेन, एथ का मतलब 2, प्रॉप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9 और डेका का मतलब 10, ठीक है। तो पहले और तीसरे को तो एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचता है इकोसेन और ट्राया कॉन्टेन। तो ये मैं मानता हूँ कि हाँ डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ट्राया कॉन्टेन है इसमें 30 कार्बन एटम्स होते हैं और इसमें होते हैं आपके 20। अगर मैं बात करूं कि एलिफैटिक क्या होते हैं, तो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रो और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एलिफैटिक वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। गाड़ी वाला आया, किसी का कचड़ा तो नहीं है? ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है इसमें। और जो एक होते हैं हमारे एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक में क्या होता है? एरोमेटिक में ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो इस तरह का होता है, जैसे कि हम लोगों ने बेंजीन तो सबने देखा ही होगा ना, ठीक है। बेंजीन जिसमें कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये एक ऑल्टरनेट इस तरह से डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज अरोमा यानी इनमें स्मेल आती है कुछ ना कुछ। क्लियर। और एक चीज़ बस यहाँ पे आपको और बताते छोड़ जाता हूँ, एंड दैट इज़ कि जहाँ पे भी कार्बन 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 ऐसे लॉन्ग चेन बनती है बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। और हमारा सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इस तरह की लंबी चेन्स बनाता है अपने ही एटम के साथ, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। उसके पीछे का हम रीज़न देखेंगे जब केमिस्ट्री में और चीज़ें देखेंगे, या तो चलो अभी बता देता हूँ। क्योंकि कारण ये है कि जो कार्बन है, सबसे पहली बात तो ये इसके वैलेंस, ये तो सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी, वैलेंस शेल वगैरह, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि ये जो है रिलेटिवली छोटा होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है, जिसकी वजह से ये इतनी बॉन्डिंग बना सकता है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है जिसकी वजह से ऐसे बनती है। हाइड्रोकार्बन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बता दिया 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, या तो ये वाला कैटिनेशन वाला आप छोड़ दो अभी, ठीक है, बिल्कुल इसको भी मत लिखना, ठीक है। इसको मैं फिर अलग से जब कार्बन का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ बताऊँगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला नोट कर लो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त, ठीक है, संतृप्त। और इसको बोलते हैं असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें हमारे एल्केन आते हैं। क्या आते हैं? एल्केन। और अनसैचुरेटेड, असंतृप्त वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें होते हैं आपके एल्कीन या फिर एल्काइन। एल्कीन होते हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बस एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी हम लोग और भी देखेंगे, जैसे कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है, अभी नहीं बता रहा हूँ, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड बर्न होते हैं आपके क्लियर फ्लेम से, क्लियर या फिर क्लियर ब्लू फ्लेम, नोट कर लो, क्लियर ब्लू फ्लेम ने। जैसे कि हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, जिससे गैस चूल्हा जो बोलते हैं, तो उसमें ब्लू फ्लेम निकलती है, आपने देखा होगा, ब्लू फ्लेम निकलती है क्योंकि वो एल्केन है। कौन सा एल्केन है? ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब भरा हुआ उसमें, इसलिए,
तो एन जहाँ पे होता है इसका मतलब होता है एल्केन है, वो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड जो है ये बर्न करता है येलो सूटी फ्लेम से। येलो सूटी सूट्स निकलते हैं, यानी कि थोड़ा सा राख टाइप जमा हो जाती है, ठीक है, सूटी फ्लेम। आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल, यानी कि वो स्पीशीज, प्लांट की स्पीशीज और एनिमल्स की स्पीशीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस लिए, सेल के लिए सिर्फ है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा कौन सी इंडस्ट्री है, तो उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, जीन्स का थोड़ा सा यूज़ करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। वो प्लांट की भी स्पीशीज़ हो सकती है, वो एनिमल की भी स्पीशीज़ हो सकती है, ठीक है। तो देखने में हो सकता है प्राइमा फेसी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है, बट अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो आंसर किया जा सकता है इसको, बस जेनेटिक अगर आप ध्यान से समझ पाएँ तो। 17th, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन बहुत ही फोकस के साथ अगर आप करेंगे तो करने के चांसेस रहते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप फोकस के साथ करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं। व्हाट वाज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम इन द विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर साम्राज्य का में आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य क्या है, तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री को हम पढ़ते ही नहीं और ना हमें पढ़ाया जाता है यूजुअली, ठीक है, स्कूल्स में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये हमारी कृष्णा रिवर है यहाँ पे, कृष्णा रिवर के जो साउथ वाला रीजन है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे फ्लरिश किया था एक किंगडम जिसको हम बोलते हैं विजयनगर किंगडम। इस विजयनगर किंगडम की राजधानी कैपिटल थी हम्पी, और ये हम्पी जो है यहाँ पे कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा, जिसको नीचे से ज्वाइन करती है, वो उस ये जो हम्पी है उस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अब ये जो विजयनगर एम्पायर है इसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का, हरिहरा एंड बुक्का इसके फाउंडर थे, और इन्होंने इस डायनेस्टी को या फिर इस एम्पायर को 1336 एडी में फाउंड किया था हरिहर बुक्का ने, और इसमें टोटल 4 डायनेस्टीज़ का रूल रहा। मतलब जैसे कि मान लो कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार भी रही है, बसपा भी रही है, अभी भाजपा भी है, तो स्टेट तो यूपी है ना, बस उसमें क्या चेंज हो रही है, सरकार चेंज हो रही है। वैसे कि एम्पायर सेम है, डायनेस्टीज चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहले हरिहर बुक्का ने संगम डायनेस्टी फाउंड करी, संगम आई, फिर सुलु आई, फिर तुलु आई, देन अराई वीडू आई, ठीक है, अराई वीडू। तो 4 डायनेस्टीज़ का रूल रहा। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, और हाँ, ये जो हरिहर एंड बुक्का थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को सेटअप किया, ये ककातिया रूलर हुआ करते थे, उनके फ्यूडेटरी थे, उनके ककातिया रूलर्स के फ्यूडेटरी। फ्यूडेटरी का मतलब होता है, इसको हिंदी में कुछ समांतर करके ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब फ्यूडेटरी मतलब एक तरह से समझ लो ऐसे कि ककातिया जो डायनेस्टी थी उनके कोर्ट में ये लोग सर्व करते थे, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, वहाँ से इन्होंने अपना एक अलग एम्पायर खड़ा कर दिया। और ये इस टाइम पे यहाँ पे किसका शासन था, किस मुगल का, यहाँ पे मतलब है नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुगलों का शासक था, ठीक है, उस समय। और कौन से मुगल का, सॉरी मुगल बोल रहा हूँ, मुगल का शासक कहाँ, मुगल तो 1526 में आए थे ना। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। और किस दिल्ली सल्तनत का, ये था आपका तुगलक, ठीक है। तुगलक में भी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी सेम टाइम पे कृष्णा रिवर के ऊपर यहाँ पे आया बहमानी किंगडम, उसके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो पढ़ेंगे, इसी के ऊपर, ठीक है, सेम टाइम पे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहमानी किंगडम। तो इनका प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो ये लैंड रेवेन्यू हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आंसर होगा। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है, ये याद रखना है कब सेटअप हुआ, किसने सेटअप किया, किसके फ्यूडेटरी थे, उस टाइम मुगल रूलर कौन था, ठीक है, कैपिटल क्या थी, वो किसके किनारे थी, और इसमें कितनी डायनेस्टीज़ का रूल रहा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे। खासकर तुलुव डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर रहे KDR कृष्णदेवराय, और इस पूरा विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कौन से ट्रैवलर्स है और क्या आर्किटेक्चर रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग आगे देखेंगे। द थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, गोल किसकी आत्मकथा है, गोल किसकी आत्मकथा है, तो ये है जो गोल करते हैं होंगे हमारे, कौन गोल करते हैं भाई, मैरी कॉम गोल थोड़ी ना करती होंगी, मैरी कॉम तो मुक्का मारती हैं, मेजर ध्यानचंद गोल करते थे, है ना। तो मेजर ध्यानचंद सही आंसर होगा। और अभी ये बताइए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन 2 बैडमिंटन प्लेयर्स को मिल रहा है, जल्दी से। मैरी कॉम की अगर बात करेंगे तो अनब्रेकेबल होगी इनकी, ठीक है, अनब्रेकेबल। अच्छा, कुछ और भी देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि सानिया मिर्ज़ा की और युवराज सिंह की, इनकी भी आ चुकी है अभी लेटेस्ट में। और सानिया मिर्ज़ा, युवराज, और किसी एक और देख लेते हैं, VVS लक्ष्मण की देख लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके सब फिनिश कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके। तो सानिया मिर्ज़ा की अगर बात करें, एस अगेंस्ट ऑड्स। युवराज सिंह
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। वीवीएस लक्ष्मण की बात करें 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। और मेजर ध्यानचंद अगर खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात करें, जो कि अभी सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये मिलेगा दो हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स, सात्विक राज, ठीक है, सात्विक साईराज रनकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ठीक है, इन दोनों को लोगों को मिलेगा। और हमारे अर्जुन अवार्ड भी काफ़ी सारे प्लेयर्स को मिलेगा, जिनमें कि मोहम्मद शमी एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, एंड दैट इज 19th। व्हेन आरबीआई डिसाइड्स टू डिक्रीज द रेपो रेट मनी सप्लाई विल, जब आरबीआई रेपो दर में कमी करने का निर्णय लेता है तो धन की आपूर्ति में क्या अंतर होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इनिशियली तो कांस्टेंट रहेगा, बाद में घट जाएगा। तो आरबीआई की अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये इसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। क्या है? मॉनेटरी यानी मुद्रास्फीति को, मौद्रिक नीति को डिसाइड करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी एक समिति है, ठीक है। ये कमेटी मॉनेटरी, इसलिए 6 मेंबर्ड कमेटी है, 6 मेंबर्ड कमेटी है, जिसमें कि 3 आरबीआई से लोग होते हैं और 3 गवर्नमेंट से लोग होते हैं, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? इसको हिंदी मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसका यूज़ करके किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक, हमारे केस में आरबीआई है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई यानी कि मार्केट में कितना पैसा है, कितना कंट्रोल करना है, वो ये कंट्रोल करते हैं इन टूल्स के थ्रू कुछ, और उन टूल्स को बोलते हैं हम बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब टूल्स हैं जिससे मनी को कंट्रोल करते हैं मार्केट में, कि कितना पैसा और डालना है, कितना खींचना है पैसा। क्यों? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। मेनली डिफ्लेशन तो हम ज़्यादा देखते नहीं, इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने का। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा घूम रहा है, उसके एवज में चीज़ें बढ़ नहीं रही। इन्फ्लेशन को अलग हम समझेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए चीज़ों का दाम बढ़ जाना, जैसे समझ लो अगर मान लो टमाटर अभी 15 रुपये किलो है, तो एकदम से अगर 50 रुपये किलो हो जाए तो मतलब उसका इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया जैसे बलून है, बलून में हवा भर देते हैं तो बोलते हैं बलून इज़ नाउ गॉट इन्फ्लेटेड, यानी फूल गया बलून, ठीक है। तो प्राइस जो बढ़ जाते हैं तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि पैसा ज़्यादा लोगों के हाथ में, तभी तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और दो और दो। तो अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, अगर खींच लें तो कंट्रोल में आ जाएगा इन्फ्लेशन। तो खींचेंगे कैसे? खींचेंगे इन टूल्स का यूज़ करके। अब बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेती हैं। बैंक्स किससे लोन लेती हैं? आरबीआई से। रेपो रेट भी वही होता है जहां बैंक्स आरबीआई से लोन लेने जाती हैं, सेम होता है। तो अंतर क्या दोनों में? अंतर ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम समय के लिए होता है रेपो रेट। रेपो का एक्चुअल में जो मतलब होता है वो होता है रीपरचेज ऑब्लिगेशन। अगर कभी फुल फॉर्म पूछ ले, रीपरचेज ऑब्लिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ऑब्लिगेशन। क्लियर? तो अगर मान लो कि अब आरबीआई इनसे बोले कि हम तुमको ज़्यादा रेट में, हमने बैंक रेट अब बढ़ा दिया है, तो आरबीआई बोल रही है कि अब तुम जो हमसे पैसा लेके जाओगे उसमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तुमको। अब अगर बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को, ठीक है, तो क्या ज़्यादा लोन लेंगे, उठाएंगे आरबीआई से? नहीं उठाएंगे। जब उनके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वो लोगों को ज़्यादा लोन में पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग तो आरबीआई के पास नहीं जाते ना लोन लेने, हम तो बैंक के पास जाते हैं भाई, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के पास जाते हैं। तो वो हम लोग भी फिर कम लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब है आरबीआई ने सक्सेसफुली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है। तो दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है हमारी आरबीआई। एक होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट बोल लो, डियर बोल लो, या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोल लो, ये भी पूछता है। इससे क्या करती है आरबीआई? ये कंट्रोल करती है, यानी कि इन्फ्लेशन, ये जब पैसे को कंट्रोल करती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। और अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है, या इससे क्या होगा? मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। और अगर बढ़ाना है तो किस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करेंगे? डॉविश, बैंक रेट, रेपो रेट कम कर देंगे, तो इसको बोलते हैं डॉविश। इससे मनी जो सप्लाई है, यानी कि जो
मुद्रा की जो आपूर्ति है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो और लोग चीज़ें खरीदेंगे मार्केट में और मनी सर्कुलेट करेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़नी है इकोनॉमिक्स में, उनमें से ये एक मेन चीज़ है जिसको ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग। वैसे रिवर्स रेपो रेट, MSF, OMO ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही आप डाइजेस्ट करो, बिकॉज मुझे पता है कुछ लोगों को तो चीज़ें पता होंगी और काफ़ी लोगों को नहीं पता होंगी, बिल्कुल एकदम स्क्रैच से चीज़ों ने आपको स्टार्ट करनी होगी। तो अभी इतना ही बिल्ड करो आप, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे लोन लिया जाता है। और रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। एक तरह से बोल सकते हैं ये ओवरनाइट लोन्स होते हैं। ओवरनाइट मतलब एकदम से अगर ज़रूरत पड़ जाए। अब हम ये भी देखेंगे आगे कि क्यों एकदम से इनको ज़रूरत पड़ती है, तब मैं आपको बताऊंगा। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये सब क्या होते हैं और उसकी वजह से इनको ओवरनाइट लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, RBI। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू एक समिति है 6 मेंबर की, 3 गवर्नमेंट के, 3 RBI के। मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर दो। यहाँ तक कि रिवर्स रेपो रेट के भी साथ भी सेम चीज़ है। अगर मनी सप्लाई कम करनी है तो बैंक रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, सब बढ़ा दो। और अगर कम करना है, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो बैंक रेट कम कर दो, रेपो रेट कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट कम कर दो। तो तीनों में सेम चीज़ याद रखनी है आपको। रिवर्स रेपो रेट एक्चुअल में क्या होता है, जब RBI बैंक से पैसा उठाती है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ये बात डाइजेस्ट ना हो रही हो कि रिवर्स, ठीक है, रेपो रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई घट रही है, तो फिर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से तो मनी सप्लाई कम होनी चाहिए, सॉरी बढ़नी चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे को उल्टे साउंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिवर्स रेपो रेट तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए रट्टा मारो जिंदाबाद। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तीनों को बढ़ाओगे मनी सप्लाई कम होगी, घटाओगे बढ़ेगी। मनी सप्लाई को कम करने को टाइट डियर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और मनी सप्लाई को बढ़ाने को डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, और एक और पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, ध्यान रखना। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि ये MSP। ठीक है, MSP पे वो होता है ना, MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को दिया जाता है, वो इसका एक टूल है। कस्टम ड्यूटी, ये सब गवर्नमेंट टूल यूज़ करती है मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए। टैक्स अगर मान लो गवर्नमेंट आज ज़्यादा लेने लगे तो मनी सप्लाई कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम हो जाएगी। और तो क्या है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए फिस्कल पॉलिसी होगी ना कि मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो गया लगता है तो RBI की अगर बात करें वो कब नेशनलाइज हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को ये सेटअप हुआ था। ये सेटअप हुआ था, एक हिल्टन यंग कमीशन बना था। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन 1926 में, 1926 में इसने एडवाइस किया था RBI के बनने के लिए। फिर ये RBI 1 अप्रैल 1935 को सेटअप होता है। कैलकाटा में इसका हेडक्वार्टर होता है, जो बाद में शिफ्ट होता है कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है। RBI को हम किस नाम से जानते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब कहीं से पैसा ना मिल रहा हो तब यहाँ से पैसा मिलेगा। लेकिन किसको, हम लोगों को नहीं, बैंक्स को। बैंक्स यहाँ से लोन लेती हैं, ठीक है, हम लोग नहीं। और RBI को हम बैंक ऑफ बैंक से बोलते हैं, बैंकों का बैंक। क्यों, क्योंकि भाई बैंक लोग, हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक इनसे लोन लेता है RBI से, इसलिए बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को सेटअप हुआ। नेशनलाइज का मतलब ये है कि इसके सारे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल गए। और इसके पहले चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन अगर हम बात करें तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले चेयरमैन थे। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन चेयरमैन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिकॉज ये प्री इंडिपेंडेंस सेटअप हुआ था, वॉज C.D. देशमुख। एंड आवर लेक्चर इज ओवर। ये PPT की PDF आपको मिल जाएगी परमार SSC टेलीग्राम पे, और इसके हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश और हिंदी में आपको परमार अकेडमी ऐप पे कोर्सेज सेक्शन में जाके आपको एक कोर्स दिखेगा, PDF कोर्स पार्ट ब्रैकेट में पार्ट 3 होना ज़रूरी है, क्योंकि एक और PDF कोर्स है, वो नहीं, वो पुराना है, ये पार्ट 3। इसमें आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके लिए आपको, मतलब पूरा सेशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू।